हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माय सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की है सीरीज जिसमें हम 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट सभी सेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं। अब सोचोगे 6 से क्यों? देखिए, 6 से क्लास से देखो बेसिक से हर चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए। देखो, जैसे कि आपको पहले ही अगर वर्ड बनाना सिखा दो तो आप कैसे सीखोगे? पहले आपने एक वर्ड सीखा, ए फॉर एप्पल सीखा, फिर बी फॉर बॉल सीखी, वैसे सीखा ना। तो वैसे ही जब भी हम कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि HVTAT, CTAT, कमीशन एंड कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि जनरल साइंस आती है, उसके लिए हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे 6 क्लास से। इसलिए हमने ये सीरीज 6 क्लास से स्टार्ट की है। तो देखिए, 6 क्लास से इतने ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं थे, जो बनते थे वो हमने डिस्कस कर चुके हैं। ये सीरीज 2 पार्ट में है। एक दिन हम इसके नोट डिस्कस कर रहे हैं और एक दिन इसके MCQ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सीरीज़ बहुत ही बेनिफिट होने वाली है जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या इवन जो खुद इस क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आगे क्लासेस में क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स के, उसके लिए भी ये बेनिफिट है सीरीज़। तो ये बहुत बेनिफिट होने वाली है, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। जो इन दोनों सीरीज़ को कंप्लीट देख लेगा ना, उसको बुक्स पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, नोट्स हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, फालतू चीज़ें कोई भी ऐड नहीं की हैं। जो भी कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें ऐड की हैं, बाकी उनकी एक्सप्लेनेशन मैं खुद दे रही हूँ। और MCQ से आप जनरलाइज कीजिए खुद को कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, जिससे कि क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो आप बेटर वर्क कर पाओगे। इसलिए हमने ये 2 सीरीज स्टार्ट की हैं, तो दोनों देख लीजिए, बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। साथ ही साथ आपको इसकी PDF भी मिल रही है। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपका ये जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक ओपन नहीं होता तो आप टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर आपको वीडियो भी मिल जाएगी, साथ में आपको PDF भी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके साथ आप खुद भी चेक कर सकते हो कि मैंने कोई पॉइंट मिस किया है, कोई नहीं किया है। तो हर चीज़ यहाँ पे डिस्कस की हुई है। तो देखिए, 9th क्लास के हमने सभी सेक्शन कंप्लीट कर लिए। आज 9th क्लास की लास्ट क्लास है, मतलब एनवायरनमेंट सेक्शन। उसके बाद हम कल से 10th क्लास स्टार्ट करेंगे। 10th क्लास में हम चैप्टर वाइज हर चीज़ डिस्कस करेंगे। उसकी आपको 2 वीडियो डेली की मिल जाएगी। सुबह हम नोट डिस्कस करेंगे, शाम को उसके MCQ की वीडियो मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, तो हर चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, 9th क्लास का एनवायरनमेंट की एक क्लास ले चुके हैं, 2nd क्लास आज है। तो देखिए, यहाँ पे जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो आता है इम्प्रूवमेंट इन द रिसोर्सेज। हम इसके MCQ डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स क्लास की क्लास हमने लास्ट क्लास अटेंड कर ली थी। ठीक है, याद रखना, जब भी हम MCQ करते हैं तो ये मत सोचना सिर्फ आप एक क्वेश्चन कर रहे हो। एक MCQ करने से आप 4 क्वेश्चन कवर कर रहे हो। अब सोचोगे कैसे? देखिए, 4 क्वेश्चन का मतलब कि आप देखिए सॉल्व करते हैं, बाकी 3 क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन मैं दे रही हूँ। इससे क्या हो रहा है, आपको 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, 4 और 3 ये भी पता लग रहा है कि 3 क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर क्या है और ये 3 आंसर इसका आंसर नहीं होगा। तो कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है और कितनी ही बेनिफिट है। तो क्वेश्चन मैंने बनाए इस तरीके से हैं कि जो पिछले सालों में रिपीटेड क्वेश्चन है वो भी इंक्लूड है, बाकी एक क्वेश्चन की जगह 4 क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। तो ये सीरीज ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सी गलत स्टेटमेंट है? तो देखिए, वाइट रिवॉल्यूशन मीन द इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन। यस, वाइट रिवॉल्यूशन रिलेटेड है मिल्क से। ठीक है, ब्लू रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू फिशेस। यस, ब्लू रिवॉल्यूशन रिलेटेड है आपकी फिशेस से। ठीक है, अब इंक्रीज हो रही है फूड प्रोडक्शन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एनवायरनमेंट क्वालिटी। तो इसे क्या बोला जाएगा? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। मतलब एनवायरनमेंट को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो सभी करेक्ट हैं, तो रॉन्ग स्टेटमेंट कोई भी नहीं है। तो एक और बात मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो रिलेटेड है आपकी एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या है? ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो समझ आ गया, 3 रिवॉल्यूशन का पता लग गया। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है ये भी पता लग गया। तो 4 क्वेश्चन आपको पता लग गए यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए सोर्स ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट। आपको पता है फूड कंपोनेंट है हमारे पास, हमें चाहिए होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स और आपके फाइबर्स, फैट्स, ऑयल, ये सब कुछ चाहिए होता है। तो इनमें से कौन सा सोर्स नहीं है कार्बोहाइड्रेट का? तो इनमें से जो सोर्स नहीं है कार्बोहाइड्रेट का, देखिए राइस भी है, यहाँ पे मिलर नहीं आएगा, यहाँ पे मिलेट आएगा। ठीक है, मिलेट्स, तो ये भी सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का। ग्राम, ये क्या है? ये प्रोटीन का सोर्स है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ठीक है, बाकी आपके कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द
ऑयल यील्डिंग प्लांट अमंग द फॉलोइंग, कौन सा ऑयल देता है? लेंटिसिल, कॉलीफ्लावर, सनफ्लावर, हिबिस्कस। यहाँ पे आपका आता है कौन सा देता है? सनफ्लावर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्रॉप ग्रो इन ए विंटर सीजन, जो क्रॉप विंटर सीजन में लगती है उसे क्या बोला जाता है? देखिए, जो विंटर सीजन, पहले तो हम पढ़ेंगे रवि क्रॉप। रवि क्रॉप कब लगती है? रवि क्रॉप लगती है आपकी किस सीजन में लगती है? विंटर सीजन में। अब विंटर सीजन कब आता है? विंटर सीजन आता है आपका नवंबर टू अप्रैल, ठीक है। लगती है नवंबर में है और कटती है अप्रैल में। फिर आता है खरीफ। खरीफ लगती है आपकी रेनी सीजन में, क्योंकि इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और पानी वाला सीज़न बरसात कब होती है? जून एंड अक्टूबर। कब होती है? जून एंड अक्टूबर में। याद रखना, जिस प्लांट्स को, याद रखना, पानी एब्जॉर्बिंग होती है वो खरीफ क्रॉप होती है, वो रेनी सीजन में लगती है। रबी, जिसको ठंडा माहौल चाहिए होता है, वो रबी क्रॉप होगी, ठीक है। विंटर में लगती है, नवंबर टू अप्रैल इसका सेशन रहता है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों कि विंटर में लगा रहे हो, रेनी सीजन में लगा रहे हो, एक काटो फिर से लगा दो दूसरी। देखिए, हर किसी क्रॉप को लगाने के लिए एक स्पेसिफिक पीरियड चाहिए होता है, एक स्पेसिफिक टाइम पे लगती हैं। और एक और रीज़न होता है इसका, क्रॉप रोटेशन करने से, जैसे कि पहले रबी लगी, खरीफ लगी, इसकी वजह से क्या होता है, सॉइल की क्वालिटी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि रबी को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो सॉइल से ले लेगा और तब तक वो सेट रह जाएगा। खरीफ को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो अपनी सॉइल से ले लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक बैलेंस सा बना रहता है। तो क्रॉप रोटेशन बोलते हैं कि जब आप एक क्रॉप अलग लगाते हो, दूसरी क्रॉप अलग लगाते हो। तो देखिए कितने क्वेश्चन कवर हो गए, ठीक है। और इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए खरीफ क्रॉप। तो इसमें से खरीफ क्रॉप कौन सी है? तो देखेंगे, ओट क्या है? एक रवि क्रॉप। क्यों लगती है? रवि क्रॉप है वो कब लगती है? विंटर सीजन में। तो ओट कब लगता है? विंटर सीजन में, ठीक है। सोयाबीन, ये खरीफ क्रॉप है, ठीक है। मेज़ खरीफ क्रॉप है। शुगर केन क्या है? बरसात में लगती है, तो ये खरीफ क्रॉप है। वीट, ये क्या होती है? रवि क्रॉप है, ठीक है। ग्राम आती है आपके रवि। पैडी मतलब धान को क्या होता है? ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो ये कैसी है? खरीफ क्रॉप, ठीक है। और सोयाबीन भी खरीफ क्रॉप है। मेज़ भी खरीफ क्रॉप है। पी एक है आपकी रवि क्रॉप, ठीक है। आप खाते हो ना, विंटर सीजन में ज़्यादा जाता है। व्हीट भी एक क्या है? रवि क्रॉप। लाइन सीड भी आपकी रवि क्रॉप है। तो इसमें आपको बताना है खरीफ क्रॉप कौन सी है। तो कौन सी खरीफ क्रॉप होगी? ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप और एग्जांपल देख सकते हो रवि क्रॉप के, खरीफ क्रॉप के। रबी के वीट, ओट, चिकन पी, मस्टर्ड, आलमंड, ब्रोकली। याद रखना, जो ठंडे माहौल में और जो खाते हो, अगर आपको कभी याद ना आए कि ये चीज़ कब लगती है, तो याद रखना आप उस मौसम के हिसाब से देखो कि आपको उस टाइम कौन सी सब्जी मिल रही है, कौन सी चीज़ मिल रही है, ठीक है। खरीफ आ गया जैसे कि राइस, कॉर्न, सोयाबीन, शुगर केन, ग्राउंडनट, कॉटन, जिनको वाटर ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है, वो आती हैं आपकी खरीफ क्रॉप्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। हाइब्रिडाइजेशन मीन ए क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? देखो, प्लांट की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, जैसे कि क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, जगह कम हो रही है, लैंड कम हो रहा है, तो क्या होता है, कम जगह में अच्छी पैदावार उगानी है, तो वो चाहिए, तो वो होती है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या की जाती है? अगर किसी के फ्रूट अच्छे देते हैं बट रूट, उसकी जो तना है वो कमज़ोर है, तो क्या किया जाएगा? फ्रूट की हाइब्रिडाइजेशन करवा दी जाएगी दूसरे के साथ, जिससे क्या होगा, उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन तो करेक्ट है। फिर क्रॉस बिटवीन ए टू वेरिएबल। अब हाइब्रिडाइजेशन तो हो रही है, तो क्रॉस किस में हो रहा है? क्रॉस बिटवीन टू वेराइटी इज कॉल्ड ए इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अगर टू वेराइटी में जब करवाई जाती है तो उसे इंटर स्पेसिफिक नहीं बोला जाता, उससे बोला जाता है इंटर वेरिएबल। क्या बोला जाता है? इंटर वेरिएबल। फिर नेक्स्ट, इंट्रोड्यूसिंग ए जीन डिजायर करेक्टर इनटू ए क्रॉप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ये भी करेक्ट है। क्रॉस बिटवीन ए प्लांट बिटवीन ए टू स्पीसीज इज कॉल्ड इंटर वेरिएबल। इसको इंटर वेरिएबल नहीं बोला जाता, इसको बोला जाएगा इंटर स्पेसिफिक। तो कौन कौन से आपके ऑप्शन ठीक हैं? तो ऑप्शन 1
एंड 3 आपके ठीक है। तो देखिए कौन सा करेक्ट आता है इसमें, तो इसमें करेक्ट आता है 1 एंड 3, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आता है वीड अफेक्ट द प्लांट इन फील्ड बिफोर दे ग्रो। वीड क्या अफेक्ट करेंगे, ठीक है। वीड होते हैं कि अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं वो लग जाते हैं, जो आपको क्वालिटी चाहिए, ठीक है, वहाँ पे लग जाते हैं। जैसे कि आप किसी बॉक्स में सामान डालना है, बट बॉक्स में आप कहीं लेके जाना है, कि आपको पता है कि यही बॉक्स लेके जाना है, तो आप क्या करते हो, नेसेसरी चीज़ें डालोगे, पहले सोचोगे, अब पहले सामान डाल दोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे कि अब तो ये नेसेसरी चीज़ें नहीं है मेरे पास कुछ, तो आप क्या करोगे, उसमें से जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप उस बॉक्स में डाल दोगे, ठीक है। तो वैसे ही क्रॉप का है, क्रॉप को आपको उगाना है, आपकी नेसेसरी क्या है, क्रॉप को उगाना, बट उसके साथ अनवांटेड चीज़ें ग्रो हो जाती हैं, उसे बोला जाता है वीड, ठीक है। तो ये क्या करता है, किलिंग द प्लांट नहीं, ठीक है, डोमिनेट द प्लांट ग्रो नहीं, competing for various resources of crop and causing a low ability of nutrition। ये क्या करेगा, कंपटीशन करेगा, जैसे कि जहाँ पे क्रॉप लग रही है वहीं पे वीट ग्रो कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो कंपटीशन करेगा उसके साथ, तो जो उसको क्रॉप को न्यूट्रिशन चाहिए होगी वो ले लेगा, तो इससे वजह से क्या होगा, क्रॉप को कम न्यूट्रिशन मिलेगा। तो वीट क्या करेंगी, कंपीट करेंगी किसके साथ, जो क्रॉप लगेगी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ ए वेस्ट मटेरियल थ्रू अर्थवर्म। डिकम्पोजिशन हो रहा है वेस्ट मटेरियल का, आपने देखा होगा कुछ चीज़ें होती हैं हमारे चारों, क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो ख़त्म हो जाती हैं, मतलब डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो वेस्ट मटेरियल का जब डिकम्पोजिशन हो रहा है किसकी प्रेजेंस में, अर्थवर्म की प्रेजेंस में, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है आपका, क्या बोला जाएगा, वर्मी कंपोस्टिंग। अब कंपोस्टिंग क्या होता है, कंपोस्टिंग होता है ग्रीन मैन्योर का बनना। अब ये नहीं बोला है किस मेथड से बनेगा, पर अर्थवर्म जब हेल्प करेगी तो उससे बोला जाएगा वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन ए सॉइल। देखिए आपको जीवित रहने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होती है, वैसे ही प्लांट्स को भी चाहिए होती हैं, तो प्लांट्स न्यूट्रिशन देते हैं सॉइल से, तो कितने न्यूट्रिशन प्रेजेंट होती हैं, कितने टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में। तो देखिए न्यूट्रिशन जो लेगी क्रॉप वो अलग अलग सोर्स से लेगी, जैसे कि एयर से, वाटर से, सॉइल से, ठीक है। तो टोटल जो न्यूट्रिएंट्स लेंगे प्लांट से, तो वो कितना आ जाएगा, तो देखो टोटल है 16, ठीक है, 16 आ जाएगा। तो बट इसमें बोला गया है सॉइल से कितने लिए जाएंगे, तो सॉइल से देखो एयर से कितने लिए, 2, कार्बन एंड ऑक्सीजन, वाटर आपके आ गया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सॉइल से जो ले लिया 2 टाइप्स के, एक आ गया मैक्रो, एक आ गया माइक्रो। मैक्रो जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, जिसके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। माइक्रो जैसे कि आयरन, मैग्नीज, ब्रॉन्ज, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन। तो टोटल कितने हुए जो सॉइल से ले लिए, वो आ गए 13। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ गया, 13। देखो यहाँ पे 14 ऑप्शन है, 30 नहीं है, तो यहाँ पे हम 13 कर देंगे, 13 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए ऑप्शन कर दो 13, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। टोटल कितने हैं 16, बट 13 किसे हैं, सॉइल से लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज़ नॉट अवेलेबल इन ए फर्टिलाइज़र। अब आपको पता है प्लांट्स को सॉइल से न्यूट्रिशन मिल रही है, ठीक है, तो फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं ताकि प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिल जाए। तो फर्टिलाइज़र क्या है, एक आप यूज़ करते हो प्लांट को न्यूट्रिशन देने के लिए मैन्योर, एक यूज़ करते हो फर्टिलाइज़र। मैन्योर डिकम्पोजिशन हो रही है मटेरियल की, वेजिटेबल की, तो ये ऑर्गेनिक सोर्स है। फर्टिलाइज़र फैक्ट्री में किया जाता है उत्पादन इसका, तो ये इनऑर्गेनिक है, ठीक है, फैक्ट्रीज में और ये होम में, ठीक है। फर्टिलाइजर प्रोवाइड ह्यूमस, लेस ह्यूमस होता है, बट मैन्योर मोर ह्यूमस प्रोवाइड करवा रहा है, बट ये न्यूट्रिएंट कम देता है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको बोला जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए मैन्योर होता है, शॉर्ट टर्म के लिए आपका होता है फर्टिलाइज़र जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। तो प्लांट्स को जो मेन न्यूट्रिशन मिलती है वो आती है आपकी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम। आयरन क्या है, वो नॉट प्रेजेंट इन फर्टिलाइजर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। एक्सेस और यूज़ ऑफ ए फर्टिलाइज़र कॉज। एक्सेस यूज़ कर रहे हैं हम फर्टिलाइज़र का, तो क्या हो रहा है, देखो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो सॉइल प्लांट्स को अच्छी ग्रोथ हो जाए उसके लिए।
बट एक्सेस अगर यूज़ कर लें तो क्या होता है, एयर पॉल्यूशन, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, डिक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, इंक्रीज न्यूट्रिएंट। अब देखो इंक्रीज न्यूट्रिएंट तो कर रहा है बट इतना भी नहीं कर रहा, पर ज़्यादा क्या कॉज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है सॉइल फर्टिलिटी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग मीन मतलब और प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, फार्मर्स ग्रो करते हैं तो फार्मिंग होगी, बट इसमें से ऑर्गेनिक फार्मिंग किससे रिलेटेड है, यूज़ ए लार्ज अमाउंट ऑफ ए केमिकल फर्टिलाइजर, यूज़ ए हर्बिसाइड, यूज़ लार्ज अमाउंट ऑफ ए पेस्टिसाइड, डू नॉट यूज़ एनी टाइप ऑफ ए केमिकल्स। तो इसमें आ जाएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब मैन्योर यूज़ किए जाते हैं, फालतू चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड नहीं की जाती इसमें, जो ऑब्वियसली राइट है वही यूज़ किया जाता है। तो क्या आ जाएगा, डू नॉट यूज़ एनी टाइम ऑफ ए केमिकल्स, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अनवांटेड प्लांट्स ग्रो इन द कल्टिवेटेड फील्ड रिमूव बाय। आपको पता है अनवांटेड प्लांट ग्रो हो जाते हैं जिसको बोलते हैं वीड, तो वीड को रिमूव करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, वीडिसाइड। वैसे ही अगर पेस्ट लग जाए किसी प्लांट को तो पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, इंसेक्ट अगर ख़राब करने लग जाए तो इंसेक्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि हमें बीमारियाँ होती हैं वैसे ही प्लांट्स को भी बीमारियाँ होती हैं, तो पेस्ट लग जाए तो पेस्टिसाइड यूज़ किया जाए, इंसेक्ट लग जाए तो इंसेक्टिसाइड यूज़ किया जाए, फंगस लग जाए तो फंजिसाइड यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग यूज ए बायोपेस्टिसाइड, ठीक है, तो देखो पेस्टिसाइड यूज़ तो किया जाता है पर केमिकल भी यूज़ किया जाता है, बट केमिकल क्या होता है, हार्म करता है बॉडी को, तो क्या होता है उसके लिए बायो मतलब ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ की जाती है। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनिक है, तो देखो इसमें से ऑर्गेनिक है नीम लीव्स एंड टर्मेरिक, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ये रखा जाता है जहाँ ताकि प्रोटेक्ट कर सकें आप क्रॉप को ख़त्म होने से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एबायोटिक फैक्टर अफेक्ट द क्रॉप। आपने जब चैप्टर हमने डिस्कस किया था तो हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, बायोटिक एबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट, तो ये देखिए ये आ गया एबायोटिक, बायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग चीज़ें, ठीक है, कौन सी आ जाएंगी, लिविंग, और ये आ जाएंगी नॉन लिविंग। जैसे कि आपका लिविंग में आ गया प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, एंड एबायोटिक में क्लाइमेटिक फैक्टर, एडेपिक फैक्टर मतलब सॉइल, पीएच, मिनरल, टोपोग्राफी, ये सारे फैक्टर करते हैं। तो इनमें से कौन सा एबायोटिक है, मतलब नॉन लिविंग। रोडेंट भी लिविंग है, बैक्टीरिया भी लिविंग है, फंजाई भी लिविंग है, टेम्परेचर जो है वो नॉन लिविंग है, एबायोटिक फैक्टर है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। कैटल हस्बेंड्री मतलब कैटल्स को पालना, पाल रहे हैं ना किस चीज़ के लिए, हमें चीज़ों के लिए, तो किस पर्पज़ से किया जाता है, मिल्क प्रोडक्शन, यस, एग्रीकल्चर, यस, मीट प्रोडक्शन, हम तो लोग हिंदू लोग कम खाते हैं बट कई जगह खाते हैं इसको, ठीक है, तो मीट प्रोडक्शन के लिए भी किया जाता है। एग कैटल नहीं देता क्योंकि वो बर्थ तो यंग वन को देता है, तो ऑप्शन 1 2 3 इज द करेक्ट। देखिए कौन सा आ जाएगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, 1 2 3। चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंडियन कैटल। इनमें से कौन सी इंडियन कैटल है, बोस इंडिकस, बोस टॉर्सेटा, बोस बुल्वस, बोस आपका वल्गस, तो कौन सा आ जाएगा, तो देखिए जो बोस इंडिका है ये क्या है, काऊ की ब्रीड है, ठीक है, और बोस बुल्वस है वो है बफेलो की ब्रीड। तो देखो कितने दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए ना आपके, बोस इंडिकस, बोस बुल्वस, तो ठीक है अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑप्शन 1 एंड 3, तो देखिए 1 एंड 3 आता है आपका ऑप्शन सी, ठीक है, 1 एंड 3 तो क्लियर हो गया। तो देखिए फोर्थ भी वैसे सेम ही है, इसको देख लेना, तो 3 ऑप्शन देख लो, तो सी ऑप्शन तक करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड। जैसे कि प्लांट्स में हाइब्रिडाइजेशन की जाती है वैसे ही एनिमल्स की भी हाइब्रिडाइजेशन की जाती है, क्यों, ताकि प्रॉपर उनको जितना आपको मिल्क चाहिए वो मिल सके और चीज़ें मिल सके, ठीक है। तो जो मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल होती हैं जो अच्छा मिल्क देती है उसको बोलते हैं मेलेज एनिमल्स, ठीक है। तो जिसका लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड होता है वो कौन सी हैं, वो आती है जर्सी एंड ब्राउन स्विस। तो रेड सिंधी क्या होती है, ये एक्सीलेंट होती है रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस होती है, डिसीज़ रेजिस्टेंस होती है इसमें। और एक रेड सिंधी ये क्या है, लोकल ब्रीड है, और साहीवाल। अब देखो अगर इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन करवा दी जाए तो क्या होगा, बीमारी भी नहीं होगी, साथ में
लैक्टेशन पीरियड भी अच्छा होगा, तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन ज़रूरी होती है। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी करेक्ट। देखो जर्सी लैक्टेशन पीरियड स्ट्रॉन्ग, और क्या है फॉरिजन ब्रीड। ब्राउन स्विस ये ऑल्सो आपकी क्या आ जाएगी? फॉरिजन ब्रीड। और रेड सिंधी आपकी आ गई लोकल ब्रीड, एंड साहिवाल भी की लोकल ब्रीड। तो देखिए 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए यहाँ से, ठीक है। कैटल का तो समझ आ गया, बट पोल्ट्री फॉल इज सस्टेप्टेबल टू फॉलोइंग पैथोजन। जैसे कि क्या किया जाता है? पोल्ट्री फार्मिंग की जाती है, मतलब एग्स को जैसे मुर्गी पालन किया जाता है, तो किस चीज़ से? पोल्ट्री फाउल है एक टाइप का, क्या है नाम है स्पीसीज का, जो क्या है, क्या देता है? एग देता है। तो वो ग्रो कहता है, वो किससे ससेप्टिबल है? वायरस से है, बैक्टीरिया से है, फंजाई से है, ऑल ऑफ दीज से है, ठीक है। फाउल से क्या मिलता है? लेयर फाउल, तो उससे एग बेस्ट मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग चिकन यूज्ड एज ए मीट? मीट के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है? देखो लेयर फाउल किसके लिए? एग के लिए यूज़ किया जाता है। ब्रोलर मीट के लिए किया जाता है, और एसील ये क्या है? क्रॉस ब्रीड करके बनाया जाता है, और ये क्या है? इंडियन ब्रीड है। और फॉरिजन ब्रीड लैगहॉर्न, मतलब एक्सॉटिक ब्रीड है, ठीक है। तो कौन सा है? चिकन के लिए ब्रोलर, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अब देखिए ये आता है एसील, ये है लैगरहॉर्न, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ ए मैराइन फिशरी? आपको पता है क्या किया जाता है ग्रो करने के लिए, ठीक है। जैसे कि आपका किसी भी चीज़ को जैसे फिशिंग की जाती है। फिशिंग किस लिए की जाती है? खाने के लिए, अलग अलग मेथड से, जैसे कैप्चर किया जाता है फिशिंग को, या कल्चर किया जाता है, खुद बनाया जाता है। तो इनमें से मैराइन मतलब जो आप कैप्चर करते हो, तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या है? कॉर्मोरेंट ये भी है मैराइन फिशेस का एग्जाम्पल, बॉम्बे डक ये भी है। अब मिलर ये थोड़ा गलत आ गया, ये गलत टाइप हो चुका है, ठीक है। तो ये कट कर दो आप यहाँ से। तो मृगल, मृगल क्या है? ये क्या किया जाता है? इनलैंड फिशरिंग में आता है। इनलैंड फिशरिंग कौन सा आता है? इनलैंड फिशरिंग। अब याद रखना इनलैंड फिशरिंग अलग अलग मेथड से कल्चर की जाती है, जैसे कई बार क्रॉप के साथ भी इसको ग्रो कर लिया जाता है, ठीक है। तो मृगल क्या है? एक इनलैंड फिशरिंग में आता है, तो मैराइन फिशरिंग में नहीं आता। तो बॉम्बे डक ये क्या आती है आपकी? किस में आती है? मैराइन फिशरिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस फीडर? देखिए फिशरिंग की जाती है, ठीक है। एक्वाकल्चर बोला जाता है इनलैंड फिशरिंग में। तो जैसे कैनाल, पॉन्ड्स, रिजर्वायर, रिवर, यहाँ से लिया जाता है इन्हें। फिर अब क्या किया जाता है इसमें? इनमें से कौन सी, अब यहाँ पे अलग अलग वैरायटी की फिशेस होती हैं, तो उसको किस हिसाब से डाला जाता है? देखो कुछ होती हैं जो सिर्फ सरफेस पे रहती हैं, मतलब अपने न्यूट्रिशन सरफेस से ही ले लें। जो मिडल में रहती हैं, कुछ मिडल से ले लेती हैं। कुछ क्या होती है? डाउन जाती हैं, बॉटम में रहती है, वहाँ से अपने न्यूट्रिशन लेती हैं, ताकि इक्वल बैलेंस बना रहे, किसी को कोई फ़र्क ना पड़े। तो देखिए रोहस ये मिडल है, ठीक है, और मुगल, ठीक है, या बोल सकते हो मृगल, मृगल आएगा यहाँ पे मृगल। तो ये क्या आ जाएगी? मृगल आ जाएगी बॉटम, ठीक है। कॉमन कार्प ये भी बॉटम, ठीक है। कैटल, कैटल जो है कैटला, या बोल सकते हो कैटला, यहाँ पे सारी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हैं, तो जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो वहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कैटला, कैटला जो है ये क्या आती है? सरफेस फीडर। तो याद रखना इससे भी क्वेश्चन आता है। कैटला क्या है? सरफेस फीडर। कॉमन कार्प बोथ क्या है? ये बॉटम फीडर। मृगल ये भी बॉटम फीडर है। रोहू ये क्या है? मिडल फीडर, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन ए प्रोडक्शन ऑफ ए पर्ल? कौन सा पर्ल के लिए हेल्प करती हैं? तो ओयस्टर जो है वो पर्ल में हेल्प करता है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए करेक्ट मैच? कौन सा करेक्ट मैच नहीं है? तो देखिए पीसी कल्चर फिश से रिलेटेड है, करेक्ट। एपीकल्चर, एपीकल्चर किससे रिलेटेड है? हनी बी से, ठीक है। एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर में इनलैंड कल्चरिंग की जाती है फिशेस की, तो ये तो करेक्ट नहीं है। मॉस्किटो तो नहीं है। सेरिकल्चर, सिल्क वॉर्म। तो और ऑप्शन करेक्ट हैं, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है? तो ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट, और सारे सही हैं, ठीक है। तो देखो 3-4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए ना आपके, एक्वाकल्चर के बारे में पता लग गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हनी बी इज एन इटालियन स्पीसीज। देखिए हमने पढ़ा था क्या किया जाता है, हनी बी की प्रोडक्शन की जाती है किस मेथड से, क्या बोला जाता है, एपीकल्चर। तो इटालियन बी अलग अलग टाइप की है, ठीक है। इटालियन बी कौन सी है, एपिस डॉर्सेटा, ये क्या है, रॉक बी। कौन सी है, रॉक बी, याद रखना हर पॉइंट को यहाँ पे। एपिस फ्लोरा, ये है लिटल बी। कौन सी है एपिस फ्लोरा, लिटल बी, ठीक है। दो बार एक ही चीज़ रिपीट होगी है, तो याद रखना एपिस डॉर्सेटा या एपिस आपका आ जाएगा सिरेना, एपिस सिरेना, ठीक है। ये तीसरी वैरायटी है, ठीक है। तो एपिस सिरेना जो आ जाएगी वो आ जाएगी इंडियन बी। एपिस मैलीफेरा, एपिस मैलीफेरा जो है वो आ जाएगी आपकी इटालियन बी, ठीक है। तो समझ आ गया, एपिस डॉर्सेटा रॉक बी, एपिस फ्लोरा क्या आ जाएगी आपकी लिटल बी, एपिस क्या आ जाएगी क्रेना, ठीक है। तो सिरेना ये इंडिका ये आ जाएगी आपकी इंडियन बी, एपिस मैलीफेरा लिटल बी, ठीक है। जो ये थोड़ी बहुत पीडीएफ में मिस्टेक्स हुई हैं, ये आपको जब आपको पीडीएफ मिलेगी इसकी तो उसमें करेक्ट होंगी, ठीक है। तो वहाँ पे आप समझना मत, गलत है, ठीक है। यहाँ पे मैंने तो आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो देखो हमने क्या किया, कैटल फार्मिंग, फिश फार्मिंग आपका आ गया, क्या पढ़ा हमने, एग्रीकल्चर क्या है, एपीकल्चर मतलब हनी बी, ये सारे टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। इसके साथ होता है आपकी 9th क्लास ख़त्म, फिर हम 10th क्लास स्टार्ट करेंगे। 10th क्लास के बाद हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो भी, जब तक टैट का एग्ज़ाम नहीं होता, जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जैसे कि रिएक्टिविटी बेसिस जितने क्वेश्चंस आते हैं, साथ में उसके कंसेप्ट भी समझाऊंगी, पॉलीमर्स, जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आते हैं वो सारे आपको 1 बाय 1 हर चीज़ एक्सप्लेन की जाएगी। तो याद रखना, अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको चाहिए कि वैसे उसके ऊपर वीडियोज़ बनाएं, तो आपके लिए डेफिनेटली उसके लिए वीडियो बनाई जाएगी। पहले आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको पूरी बुक का समअप कर दिया जाएगा। जैसे कि हमने इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड जो भी इंपॉर्टेंट आज तक आए हैं वैसे पूरी क्लास होगी, वैसे ही इंपॉर्टेंट एस्टिमेशन टेस्ट जो भी आते हैं आज तक, जैसे कि आपके रिएक्टिविटी बेसिस, सारी जो एक डिटेल वीडियो होगी, ठीक है। तो ये कुछ क्लासेस होंगी जिससे मैं डेफिनेट बोल सकती हूँ कि उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि मैंने वो सारा जनरलाइज किया है लास्ट ईयर के 10-12 सालों के क्वेश्चन पेपर, तो वहाँ से मैंने वो चीज़ें ऐड की हुई हैं और वो चीज़ें आपको उसके ऊपर एक डेफिनेट पूरी बुक की समर बोल सकते हो, समराइजेशन, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो वहाँ पे होंगी, ठीक है। बहुत बेनिफिट होने वाली है वो सीरीज़ भी आपके लिए। सो कोई कंसेप्ट होगा तो आप बताइएगा, ठीक है। उससे पहले लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब मोटिवेट करते हैं बेटर काम करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।